हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू स्टडी वायर यूट्यूब चैनल। तो इस जो लेक्चर है पूरा का पूरा, इसमें हम जीव विज्ञान के अंतर्गत श्वसन तंत्र, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत 2013 से लेकर 19 तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं जो पीईबी के एग्ज़ाम में, मतलब यहाँ पर एमपी पुलिस, एमपी एसआई या ग्रेड 2 ग्रेड 4 जो भी एग्ज़ाम होते हैं और जहाँ पर साइंस आता है, ठीक है, तो उनके सारे के सारे क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो एमपी का कोई भी एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हैं तो इसे ज़रूर देखना। तो आप करिए क्या कि सबसे पहले श्वसन तंत्र एक बार पढ़ लीजिए और उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, या तो इस लेक्चर को देखने के बाद श्वसन तंत्र आप एक बार पढ़ लेना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा और जितनी थ्योरी होगी वो भी आप कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बेटर होगा। और ये सीरीज़ चलाने का मेन मकसद यही है कि जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक इस चैप्टर से वो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो ये हमारा तीसरा या चौथा लेक्चर होगा। इससे पहले हम 2-3 चैप्टर और डाल चुके हैं, ठीक है, तो उन्हें भी आप देख लीजिए। तो आइए हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है कि गैसीय विनिमय होता है, ठीक है। तो गैसीय विनिमय होता है, तो यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका है राइट आंसर, ठीक है, पर्ण रंध्र द्वारा, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो बात हो रही है एक पौधे की। तो पौधे में गैसीय विनिमय मतलब गैस का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, तो इसी को हम स्टोमेटा भी बोलते हैं, ठीक है। स्टोमेटा भी कहा जाता है, किसमें, इंग्लिश में। तो पेपर में आपको ये भी बोला जा सकता है कि गैसीय विनिमय किसमें होता है, तो स्टोमेटा में होता है। किस आकार का होता है, तो आपने एक पत्ती देखी होगी, ठीक है। सपोज अगर मैं इसे पत्ती मान लूँ, एक मिनट, अगर हम एक पत्ती बना लें तो एक पत्ती की अगर हम बात करें तो कुछ इस प्रकार से एक पत्ती हो जाएगी और पत्ती में कुछ इस प्रकार से रंध्र होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से रंध्र होते हैं जिसे स्टोमेटा कहा जाता है, जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। यदि यहाँ पे स्टोमेटा होता तो उसे ही हम राइट आंसर बोलते। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एडम एप्पल किस में पाया जाता है, ठीक है। तो जो एडम एप्पल है वह किस में पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका हो जाएगा राइट आंसर। पाया तो मादा मनुष्य में भी जाता है और नर मनुष्य में भी। तो आपने देखा होगा कि जो नर होते हैं, ठीक है, जो पुरुष होते हैं, उनके अगर आप देखोगे गर्दन को तो उसमें एक भाग उठा सा रहता है, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एडम एप्पल बोलते हैं, जिसके द्वारा साउंड बाहर निकलता है, ठीक है, साउंड निकलता है, उसे क्या कहा जाता है, एडम एप्पल। और ये पाया किस में जाता है, तो नर मनुष्य में उभरा हुआ दिखता है, जबकि मादाओं में अगर हम देखें, ठीक है, महिलाओं में तो वह दबा हुआ रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड की श्वास नाल एवं श्वसनियों में उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो श्वास नाल और श्वसनियों में उपस्थित होते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हो जाएगा इसका राइट आंसर, सी आकार के उपस्थित छल्ले, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर की श्वास नाल और श्वसनियों में उपस्थित होते, तो सी आकार के उपस्थित छल्ले। और जो गर्दन की अगर हम लंबाई की बात करें इसकी, तो ये 12 सेंटीमीटर होती है, ठीक है, मनुष्य की। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय किस में होता है। तो आपने पढ़ा होगा इसे। तो जो फेफड़े होते हैं उसमें गैसीय विनिमय किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ है यहाँ पर राइट आंसर, वायु कोश में होता है। और वायु कोश को ही इंग्लिश में कहा जाता है कुपिका, ठीक है। यदि आपने 9th क्लास की NCERT पढ़ रखी होगी तो आपको ये चारों पाँचों मतलब बोल सकते हैं कि सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते दिखाई देंगे, ठीक है। तो एक 6th क्लास की, फिर 8th की और 9th की, अगर ये 3 आप पढ़ लेते हैं तो आपको मैक्सिमम इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि जो श्वसन तंत्र है वो स्पेशली 6वीं में दिया है, 8वीं में, और 9वीं बोल दिया मैंने, 10वीं में दिया है, ठीक है। तो यहाँ अगर आप पढ़ लोगे तो सारा कुछ आपसे बनने लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां कि श्वसन मार्ग स्तंभी सीलिया युक्त उपकला कोशिकाओं से आस्तारित होती है, ठीक है। मतलब श्वसन मार्ग जो होता है जिससे हम सांस लेते हैं, तो श्वसन मार्ग स्तंभी सीलिया युक्त उपकला कोशिकाओं से आस्तरित होता है। सीलिया का मुख्य कार्य है, ठीक है। तो चारों ऑप्शन अगर आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन नंबर थर्ड जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, जीवाणु तथा धूल के कण युक्त श्लेष्मा को बाहर निकालना। तो यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि जब सांस लेते हैं हम तो नाक में अगर देखोगे तो उसमें हल्के बाल होते हैं, ठीक है। तो उसे ही कहा जाता है क्या, सीलिया बोलेंगे, यहाँ पर साइंस की भाषा में सीलिया बोलेंगे। तो सीलिया करेंगे क्या, तो जीवाणु और धूल कण को वहीं पर रोक देगी और हल्का सा एक म्यूकस होता है, ठीक है, हल्का सा एक गीला पदार्थ होता है जिसके कारण ये धूल कण और जीवाणु रुक जाते हैं और श्वास हम एक छनी हुई लेते हैं या साफ श्वास लेते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बना है और ये जेल प्रहरी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6वां की ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है, ठीक है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस क्रिया होती है किस में होती है ये हमें बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन भी 2 बार आया है, एक तो 5 दिसंबर के पेपर में भी आया है और 10 दिसंबर के पेपर में भी आया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर, लगभग सभी कोशिकाओं में होता है क्या, ग्लाइकोलिसिस क्रिया। तो अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस कोशिका श्वसन में मोटे तौर पर ग्लूकोज का प्रयोग होता है, ठीक है। मतलब ग्लाइकोलिसिस क्रिया में मोटे तौर पर किसका प्रयोग होता है, ग्लूकोज का प्रयोग होता है। लेकिन यदि इसकी जगह पर किसी दूसरे कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग होता है तो पहले ग्लूकोज या शर्करा में रूपांतरित होता है, उसके बाद श्वसन में भाग लेता है। तो ये आपको याद रखना कि हर प्रकार की क्रिया में ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है और जिसमें यूज़ किया जाता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का। और यदि कार्बोहाइड्रेट ना हो तो अदर प्रकार के जो ग्लूकोज होंगे, मतलब अदर प्रकार के जो कार्बोहाइड्रेट होंगे उसको ग्लूकोज और शर्करा में रूपांतरित होने के बाद ग्लाइकोलिसिस की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर आपको याद रखना है, ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7वां, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7वां यहाँ पर हो जाएगा कि श्वसन है, ठीक है। तो जो श्वसन होता है वह क्या है ये हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर की अपचयी और ऊर्जा जनिक क्रिया। तो आप ये याद रखना कि जब भी हम श्वास लेते हैं या श्वसन की क्रिया होती है तो कन्फर्म है कि ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। तो तभी हमें ऊर्जा मिल पाती है और हम कार्य कर पाते। तो देखो ऊर्जा शोषी वाले ऑप्शन तो यहाँ डायरेक्टली गलत हो जाते, इन दो में से आंसर एक सही होता। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर राइट आंसर, अपचयी मतलब भोजन का पाचन की क्रिया होती है, ठीक है। तो श्वसन एक अपचयी क्रिया है जो शरीर के भार में, देखो अपचयी जब क्रिया होती है ना तो शरीर के भार में क्या होती है, भार में कमी होती है, क्योंकि ऊर्जा क्या हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है, मतलब शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8वां की एपीग्लॉटिस सीमा निर्धारित करता है, ठीक है। तो जो एपीग्लॉटिस है वह सीमा निर्धारित करता है। तो यहाँ 4 ऑप्शन आपने देखे होंगे। तो एपीग्लॉटिस मतलब जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। यदि आपने देखा होगा कि कभी कभी हमें खाना खाते समय क्या हो जाता है, ठसका लग जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारे गले में एक श्वास नाल होती है जिससे हम श्वास लेते हैं, फेफड़ों में जाती है, और एक आहार नाल होती है जिससे अमाशय जुड़ा होता है, ठीक है। तो उन्हीं के बीच में एक एपीग्लॉटिस लगा हुआ होता है, ठीक है। तो एपीग्लॉटिस सीमा निर्धारित करता है, किन चीज़ की सीमा निर्धारित करता है वो हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, ग्लॉटिक्स और कंठ द्वार की, ठीक है। ग्लॉटिस और कंठ द्वार की सीमा निर्धारित करता है कौन, एपीग्लॉटिस। और एपीग्लॉटिस से ही हम ये बोल सकते हैं कि कभी हम पानी पीते हैं तो वो डायरेक्टली हमें ठसका लग जाता है, इसका मतलब जो श्वास नाल है उसमें पानी हल्का सा चला जाता है, या चावल खाते हैं तब ठसका लग जाता है। तो उसका मेन कारण यही है कि एपिग्लॉटिस सही से काम नहीं कर पाता है या फिर सामंजस्य बिगड़ जाता है। तो ये करता किसकी सीमा निर्धारित करता है, तो ग्लॉटिस और कंठ द्वार की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर है राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा कि निम्न में से कौन सा सही है जो श्वसन गैस को रुधिर द्वारा संचालित करता है। तो ये चारों ऑप्शन को आप वीडियो रोककर एक बार जरूर पढ़ लें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। तो देखो कौन सा सही कथन ये पूछा था, जो श्वसन गैस में रुधिर द्वारा संचालित होता है। तो रुधिर करता क्या है, तो रुधिर मतलब किसकी बात कर रहा है, यहाँ पर रक्त की बात कर रहा है। तो लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। तो जो लाल रुधिर कणिकाएं होती है हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है, और जो प्लाज्मा होता है वह कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, संचालन करता है, ये हमसे बोला गया है। तो यहाँ पर कौन सा सही है, जो श्वसन गैस को रुधिर द्वारा संचालित होता है। तो रुधिर क्या करता है, आपको ये याद भी रखना है कि जो रुधिर जो होता है ना वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करता है, और प्लाज्मा क्या करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है या संचालित करता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10वां कि श्वसन पथ में आने वाले विकार को चुनिए, ठीक है। तो श्वसन पथ में आने वाले विकार मतलब जो बीमारी होती है श्वसन से रिलेटेड वो हमें चुनना है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एक दमा रोग है जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि एक एलर्जी से रिलेटेड बीमारी हो जाती है दमा, जो कि काफ़ी लोगों को आपको देखने को मिलेगी अपने आसपास। तो श्वसन पथ में आने वाले विकार को क्या बोलते हैं, तो दमा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11वां की श्वसन पथ के अंगों में वायु निम्न में से खालिस्तान क्रम में गति करती है, ठीक है। तो श्वसन पथ के अंगों में वायु निम्न में से खालिस्तान के क्रम में गति करती है। तो देखो जब हम श्वास लेते हैं तो आप जानते हैं कि सबसे पहले नाक में जाती है, जिससे हम इंग्लिश में बात करें तो नॉस्ट्रिल बोलते हैं, या तो ऑप्शन नंबर 4 होगा या तो 2 होगा। तो जब हम श्वास लेते हैं तो सबसे पहले नाक में जाती है जिसे नॉस्ट्रिल बोलेंगे इंग्लिश में।
फिर उसके बाद किस में जाती है, कंठ में जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जाती है ग्रसनी में, किस में जाती है, ग्रसनी में जाती है। और फिर उसके बाद श्वास नली और फिर फेफड़े, ठीक है। तो श्वास पथ के अंगों में वायु निम्न में से खालिस्तान क्रम में होती है। मतलब जब हम श्वास ले रहे हैं तो जो वायु है वो शरीर में किन किन अंगों से होकर अंदर जाती है, तो सबसे पहले नॉस्ट्रिल में जाती है मतलब नाक में, फिर उसके बाद कंठ में मतलब हमारे गले में, फिर ग्रास नली होती है, ठीक है, ग्रास नली होती है, फिर उसके बाद श्वसन नली आ जाएगी, और फिर लास्ट में जहाँ कहाँ जाता है, फेफड़ों में, ठीक है। तो और फेफड़ों के बाद किस में जाएगा, तो कुपिका होती है उसमें जाता है, ठीक है। तो ये एक पूरा का पूरा पथ होता है, इसी आधार पर ऑप्शन नंबर 4 है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 12वें नंबर का कि श्वसन में डायफ्राम को किस दौरान ऊपर ढकेला जाता है, ठीक है। तो आप अगर 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो डायफ्राम आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। जो कि अगर आप जोर से सांस खींचो अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका शरीर हल्का ऊपर उठ रहा है, और जैसे ही सांस छोड़ोगे तो ऐसा लगेगा आपका शरीर नीचे डाउन हो रहा है, ठीक है। तो ये डायफ्राम हमारे शरीर मतलब फेफड़ों और पेट के बीच में होता है, जो कि एक बार ऊपर उठता है और एक बार नीचे जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा यही है कि श्वसन में डायफ्राम को किस दौरान ऊपर ढकेला जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर राइट आंसर की निःश्वसन समाप्ति पर, ठीक है। तो श्वसन में डायफ्राम को निःश्वसन समाप्ति के दौरान ऊपर ढकेला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 कि मनुष्य में फेफड़े छोटे वायु कोषों से बने होते हैं, ठीक है। जो मनुष्य में फेफड़े छोटे वायु कोषों से बने होते हैं इन्हें क्या कहते हैं। तो जो छोटे वायु कोष होते हैं वैसे इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो कुपिका बोला जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, कुपिका कहा जाता है, पर हिंदी में अगर उसी कुपिका की बात करें तो वायु कोष्टिका कहा जाता है, ठीक है। तो मनुष्य के फेफड़े में वायु कोष से बने होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, तो वायु कोष्टिका कहते हैं, या फिर इन्हें ही इंग्लिश में अगर आता तो क्या कहा जाता है, कुपिका कहा जाता है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। जिसके द्वारा इसी कुपिका या वायु कोष्ठ के द्वारा ही ऑक्सीजन रक्त में मिलता है, और रक्त से CO2 कुपिका के अंदर आकर वापस हमारे मुंह से बाहर या नाक से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका 3 है राइट आंसर कि मनुष्य में फेफड़े छोटे वायुकोष से बने होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, तो वायुकोष्ठ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि पोषण तत्वों, ठीक है, पोषक तत्वों का अवशोषण तथा रक्त एवं ऊतकों के बीच श्वसन, रक्त तथा ऊतकों के बीच श्वसन संबंधी गैसों का आदान प्रदान इसमें होता है, ठीक है। तो पोषण तत्व, जो पोषक तत्वों का अवशोषण तथा रक्त एवं ऊतक, रक्त तथा ऊतकों के बीच श्वसन संबंधित गैसों का आदान प्रदान इसमें होता है, ठीक है। तो गैसों का आदान प्रदान किस में होता है ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा क्या, इसका राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाओं में। तो हम ये बोल सकते हैं कोशिका किसी जीव के शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, ये आप जानते ही हैं। यह रक्त द्वारा लाए गए पोषक तत्वों को गैसों द्वारा आदान प्रदान करती है, कौन, तो कोशिका, क्योंकि कोशिका में आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, तो जहाँ ऑक्सीजन जाकर ग्लूकोज को हम ये बोल सकते हैं कि छोटे छोटे भागों में तोड़ता है या ATP में कन्वर्ट करता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि पोषक तत्वों का अवशोषण तथा रक्त ऊतकों के बीच श्वसन संबंधित गैसों का आदान प्रदान किस में होता है, तो कोशिकाओं के अंतर होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 है कि निःश्वसन, ठीक है, निःश्वसन के दौरान मुख्य घटना को चुनिए, ठीक है। तो जब हम श्वास लेते हैं तो निःश्वसन मतलब सांस लेना होता है, ठीक है। तो निःश्वसन के दौरान मुख्य घटना को चुनिए, तो इनमें से कौन सी घटना उत्तरदायी होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा राइट आंसर कि डायफ्राम चपटे हो जाते हैं। मतलब जब निःश्वसन सांस लिया जाता है तो डायफ्राम क्या हो जाते हैं, चपटे हो जाते हैं, पसलियाँ ऊपर उठती है। तो एक बार आप सांस लेके देखो, जैसे आप सांस लोगे तो आपकी पसलियाँ ऊपर उठती हुई जाएगी और फेफड़े क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे, और डायफ्राम क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। तो निःश्वसन के दौरान कौन सी घटना घटती है, तो डायफ्राम चपटे हो जाते हैं, पसलियाँ ऊपर उठती है और फेफड़े फैल जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। और ये देख लीजिए, ये पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, 29 जुलाई और 16 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, और ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है बोल सकते हैं 16वें नंबर का कि महिला की आवाज़ पिच में आदमी की आवाज़ से कई ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कि जो तीक्ष्ण आवाज़ होती है महिलाओं की पुरुषों की तुलना में
क्योंकि महिला में घोष तंत्री लगभग कितनी होती है, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया है, तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन, इसे डायरेक्टली आपको ही याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर है राइट आंसर कि महिलाओं की आवाज़ पिच में आदमी की आवाज़ से कई ज़्यादा होती है, क्योंकि महिला की घोष तंत्री लगभग कितनी होती है, तो 1.25 सेंटीमीटर से 1.75 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 17वां नंबर का कि विश्राम अवस्था में एक औसत वयस्क व्यक्ति में प्रति मिनट श्वास लेने का सामान्य परिसर है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम स्वस्थ हैं, ठीक है, मतलब आप भी स्वस्थ अगर होंगे, तो अगर आप विश्राम की स्थिति में बैठे तो 1 मिनट में कितने बार सांस लेंगे, ये एक क्वेश्चन है, इसे साइंस की भाषा में पूछ लिया। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि 15 से 18 बार हम प्रति मिनट सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां, ठीक है, कि श्वास नली द्वारा श्वसन देखा जाता है, ठीक है। तो श्वास नली द्वारा श्वसन देखा जाता है, तो श्वास नली से किसमें श्वसन की क्रिया होती है, ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर कि कीटों में श्वसन के लिए श्वास नली पाई जाती है, ठीक है। और हम बात करें तो जो यहाँ पर केचुआ है, तो केचुआ किससे सांस लेता है, तो ये त्वचा से लेता है। वहीं पर मेंढक की हम बात करें तो मेंढक में भी त्वचा और गिल्स दोनों पाए जाते हैं, ठीक है, फेफड़े और गिल्स दोनों पाए जाते हैं मेंढक में। और मछली किससे सांस लेती है, तो केवल गिल्स से लेती है। तो यहाँ पर श्वास नली द्वारा डायरेक्ट सांस लेता है कौन, तो कीट। तो ऑप्शन नंबर 2 ये हो जाएगा क्या, राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 19वां कि मनुष्य की आंतों में रहने वाले टेप वर्म, ठीक है, टेप वर्म द्वारा किस प्रकार का श्वसन किया जाता है। तो हम इतना जानते होंगे आप भी कि हमारी जो छोटी आंत है उसमें क्या होता है, टेप वर्म नामक ये एक बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया नहीं बोल सकते, इसको टेप वर्म पाए जाते हैं। ये किस प्रकार का श्वसन होता है, किनमें, टेप वर्म में, जो कि हमारी आंतों में पाए जाते हैं। तो 19वें का ऑप्शन नंबर 2 है राइट आंसर, अवायवी श्वसन। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम श्वास ले रहे हैं ये ओनली कहाँ तक सारी क्रियाएं कहाँ हो रही है, फेफड़ों में, और फेफड़ों के द्वारा कोशिकाओं में हो रही है। परंतु टेप वर्म में जब छोटी आंत या बड़ी आंत की बात करें तो वहाँ वायु की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए हम उसको बोल देंगे क्या, अवायवी श्वसन। अवायवी श्वसन मतलब वायु की उपस्थिति वहाँ पर नहीं होती है, ठीक है। और एक चीज़ और याद रखोगे, जहाँ पर अवायवी श्वसन होता है, ठीक है, जहाँ पर भी अवायवी श्वसन होता है उसमें हम ये बोल सकते हैं जो ग्लूकोज है वो कार्बन डाइऑक्साइड और एथिल एल्कोहल बनाता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना। बाकी टेप वर्म में जो हमारी आंतों में पाया जाता है उसमें अवायवी श्वसन होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 20वां हो जाएगा कि श्वसन तंत्र में वायु के मार्ग को अंकित किया है, ठीक है। तो श्वसन तंत्र में वायु के मार्ग को अंकित किया है और क्रम से दिया है, लेकिन मैं एक चरण में गलत हो गया हूँ, इसे पता लगाइए। मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन ये लिखा है कि जो हम श्वास लेते हैं, ठीक है, तो एक मार्ग होता है कि पहले नाक में जाएगा, फिर कंठ में जाएगा, ठीक है, फिर ब्रोंकाइस क्या क्या आएगा। मतलब हमने अभी एक पिछला क्वेश्चन सॉल्व किया था कि हम जब श्वास ले रहे हैं तो वो किन किन अंगों से होते हुए लास्ट फेफड़ों तक पहुँचती है श्वास। तो इसमें से बोला कि एक गलत है, उसे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो हम इतना जानते हैं कि सबसे पहले श्वास लेंगे तो नास द्वार होगा, मतलब नाक से श्वास ले रहे हैं हम, तो पहली जगह तो बिल्कुल सही आएगा। फिर उसके बाद सेकंड पे क्या जाएगी, ग्रास नली आएगी। तो श्वास नली के बाद जस्ट क्या आता है, ग्रास नली आती है। तो ये बिल्कुल सेकंड वाला पार्ट भी यहाँ पर सही है। और बात करते हैं ब्रोंकाई, ठीक है, ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई यहाँ पर नहीं आएगा। श्वास ये ग्रसनी के बाद क्या जाएगा, श्वास नली आ जाएगा, और श्वास नली के बाद क्या जाएगा, श्वासनिका, और फिर फेफड़े, और फिर वायु कोष्ठ आएगा। मतलब यहाँ पर थर्ड हो जाएगा गलत कि जब हम वायु मार्ग को अंकित करते हैं तो सबसे पहले नास द्वार आता है, फिर ग्रसनी आता है, फिर श्वास नली आता है, फिर श्वासनिका आता है, फेफड़े, और फिर वायु कोष्ठ आता है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21वां। तो 21वां क्वेश्चन हो जाएगा कि आदमी में नासिका मार्ग एक श्लेष्मा झिल्ली और बालों के साथ रेखित रहता है, इसका कारण क्या है। तो यही बोला कि जो भी आदमी या फिर औरत, मतलब मनुष्य की बात करें तो मनुष्य की नासिका का मतलब होता है कि हमारी जो नाक होती है उसमें अगर हम देखें तो क्या होता है, श्लेष्मा झिल्ली होती है, श्लेष्मा झिल्ली, और हल्के बाल पाए जाते हैं। तो ये क्यों होते हैं ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमारी नाक हल्की से उसमें एक पदार्थ सा होता है, और बाल क्यों पाए जाते हैं ये हमारा क्वेश्चन बेसिकली अपनी भाषा में, बाकी ये साइंस की भाषा में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर
थर्ड यहाँ पर राइट आंसर कि वायु में ली गई श्वास निस्यंदित और नमी युक्त हो जाती है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि जैसे हम श्वास लेंगे तो वो क्या हो जाएगी कि जो भी बैक्टीरिया है वो रुक जाएंगे और जो श्वास है वो हल्की नमी युक्त हो जाएगी, इसलिए उसमें बाल और श्लेष्मा झिल्ली होती है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 22वें नंबर का कि कोशिकीय श्वसन इसमें होता है। ठीक है, मतलब कोशिकीय श्वसन इसमें होता है। तो जो ये चार ऑप्शन है उनमें से ऐसा किस में है जिसमें कोशिकीय श्वसन होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर। यहाँ की सभी जीवों में, समस्त कोशिकाओं में, मतलब सभी जीवों में भी होता है और उनकी जितनी भी कोशिकाओं हैं सभी में क्या होता है, कोशिकीय श्वसन होता है। ठीक है, और आप जानते हैं कि कोशिका के अंदर जब ऑक्सीजन जाता है तो अपचयन की क्रिया होती है और अपचयन के फलस्वरूप बनता क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है, ये आप जानते होंगे। तो हर एक जीव में, समस्त कोशिका, जितनी भी कोशिका है सभी में श्वसन की क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23वां कि एक वयस्क मानव में विश्राम के दौरान श्वसन दर कितनी है। तो यह भी आया था, तो 15 से 18 बार प्रति मिनट हम श्वास लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24वां। तो क्वेश्चन नंबर 24वां हो जाएगा कि यदि कोशिका में सूत्रकणिका, ठीक है, सूत्रकणिका कार्य करना बंद कर दे तो कौन सी कोशिकीय प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करेगी। तो ठीक है, सूत्रकणिका का मतलब ये होता है, आपने देखा होगा अगर कोई भी कोशिका है, यहाँ केंद्रक होता है, केंद्रक के बाहर यहाँ बोल सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, फिर ये गाल्जिकाए पाए जाते हैं, फिर साइटोसोम पाए जाते हैं। ठीक है, और हम ये बोल सकते हैं लाइसोसोम पाए जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे कोशिकांग जो कि कोशिका द्रव में पाए जाते हैं, जैसे लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, तो उसे ही सूत्रकणिका कहा जाता है। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि कोशिका में सूत्रकणिका कार्य करना बंद कर दे तो कौन सी कोशिकीय प्रक्रिया प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगी, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा वायुजीव श्वसन। ठीक है, वायुजीवी श्वसन क्या हो जाएगा, सबसे पहले प्रभावित होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। क्या हम बोल सकते हैं कि जब हम श्वसन क्रिया करेंगे तो माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये क्या एटीपी मतलब ऊर्जा नहीं बना पाएगी। तो सबसे पहले क्या प्रभावित होगा, तो वायुजीवी श्वसन प्रभावित होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25वां, और ये भी देखो सारे एमपी पुलिस में आए वाले ही क्वेश्चन है। तो 25वां क्वेश्चन है श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत। ठीक है, श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत है। तो ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। तो श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत होता क्या है, तो ऊर्जा का विमोचन होता है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर राइट आंसर कि जब हम श्वसन क्रिया करते हैं तो होता क्या है कि हमारे शरीर में ऊर्जा मिलती है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि ग्लूकोज टूटता है, वो एटीपी और ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है। तो हम बोल सकते हैं कि थर्ड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26वें नंबर का क्वेश्चन कि बाह्य श्वसन शब्द का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बाह्य श्वसन का एक्चुअल मतलब क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि वत्स से हवा और कोशिका रक्त के बीच गैसों का विनिमय। ठीक है, तो बाह्य श्वसन का मतलब क्या होता है, तो वत्स से हवा और कोशिका रक्त के बीच गैसों का विनिमय होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है यहाँ पर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27वां कि वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं के रूप में संपन्न होता है, उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है उन्हीं कुपिकाओं की। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर कुपिका दिया है। तो 27वें का ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट आंसर कि वायु कोश फेफड़ों के भीतर सूक्ष्मतम नलिकाओं द्वारा संपन्न होते हैं। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि फेफड़े के अंदर भी क्या होता है, छोटी छोटी कुपिकाएं होती है इस प्रकार के, जिसमें ऑक्सीजन जाती है और ऑक्सीजन रक्त में मिल जाएगी और रक्त से CO2 वापस आ जाएगी। वो किसके द्वारा होता है, तो कुपिका के द्वारा होता है। ठीक है, तो वायु कुपिकाएं उनका नाम होता है, या फिर उन्हीं को हम बोलते हैं वायु कोष्ठ भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28वां आ जाएगा कि विश्राम की अवस्था में एक व्यक्ति सामान्य श्वसन दर क्या होती है। तो अभी बार बार क्वेश्चन ये आया हुआ है, तो 15 से 18 बार होती है और ये 2017 का पेपर है जो कि जेल प्रहरी और वन विभाग के दोनों के पेपर में आया हुआ है और MP पुलिस में भी ये 2-3 बार पूछ लिया गया है। मतलब ऐसे क्वेश्चनों के आने की संभावनाएं अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 29वां यहाँ है कि श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान विनिमय निम्न में से होता है। तो गैसों का आदान प्रदान किस में होता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है राइट आंसर फेफड़ों में और वायु कोष्ठ मतलब कुपिकाओं के द्वारा। ठीक है, तो श्वसन के दौरान गैसों का आदान प्रदान या विनिमय किस में होता है, तो फेफड़ों में, और फेफड़े में भी किसके अंदर, वायु कोष्ठ, या हम इसी को क्या बोलते हैं, कुपिका बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर का 30वां। ठीक है,
कि अंतः श्वसन के दौरान श्वसन तंत्र से होकर वायु के मार्ग का सही क्रम है। तो यही फिर से क्वेश्चन आ गया कि जब हम श्वास लेते हैं तो किस तंत्र से होकर पूरी घटनाएं घटती है, मतलब सबसे पहले नाक में जाती है, फिर उसमें किस में जाती है, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 है राइट आंसर, कि सबसे पहले नास छिद्र में जाता है, ठीक है, नास छिद्र में जाती है वायु, फिर उसके बाद ग्रसनी में जाती है, ठीक है, और ग्रसनी के बाद जाती है काकाल में, ठीक है, किस में जाती है, काकल में, सॉरी काकल में जाती है, फिर श्वास नली में, श्वास नली के बाद फेफड़े में, और फेफड़ों के सबसे लास्ट में क्या होता है, वायु कोष्ठ होते हैं, जिन्हें हम कुपिका भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर, कि नासा छिद्र, ग्रसनी, काकाल, श्वास नली, फेफड़े और वायु कोष्ठ के थ्रू ये सारी की सारी श्वसन क्रिया संपन्न होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 31वें नंबर का, कि संरचनाएं जो शरीर में गैसों के विनिमय के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती है, ठीक है, संरचनाएं जो शरीर में गैसों के विनिमय के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ाती है क्या कहलाती है, ठीक है। तो 31वें का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राइट आंसर, कुपिका। तो यहाँ पर एक चीज़ समझना, कुपिका क्या होती है, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है, ठीक है, इस प्रकार की संरचना होती है और ये सारे के सारे इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। तो हम ये जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इनमें क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो कुपिका का जब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो इसमें ऑक्सीजन बाहर चली जाती है रक्त में, और रक्त से CO2 इसमें आ जाता है। तो संरचनाएं जो शरीर में गैस विनिमय के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ाती है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन बढ़ाती है, गैस विनिमय के लिए, तो कुपिका, या हम इसी को बोलते हैं एल्वी योली, ठीक है, क्या बोलते हैं, एल्वियोली बोलते हैं, या फिर वायु कोष्ठ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 नंबर का, कि श्वसन के दौरान O2 अंदर ली जाती है और CO2 निर्मुक्त की जाती है। हम ये भी जानते हैं हम सभी कि जब हम श्वास लेते हैं या श्वसन क्रिया होती है तो O2 को हम ग्रहण करते हैं और CO2 को निर्मुक्त करते हैं, मतलब छोड़ते हैं। इस विनिमय में यह भौतिक प्रक्रम किसकी मदद से होता है, मतलब O2 का अंदर शरीर के अंदर लेना और CO2 का छोड़ना, ये किसकी मदद से होता है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 32वें का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। ये किसके द्वारा होता है, तो विसरण के द्वारा संपन्न होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब हमारे रक्त में CO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो रक्त में CO2 का क्या हो जाता है, CO2 की मात्रा बढ़ती है, तो ये अधिक दबाव से कम दबाव की ओर चलती है, मतलब जिधर CO2 कम रहेगी उधर जाएगी, ठीक है, मतलब CO2 बाहर निकल जाती है, और बाहर जब O2 की मात्रा बढ़ जाती है कुपिका में तो वो जस्ट रक्त में मिल जाती है। तो ये क्रिया किसके द्वारा संपन्न हुई है, विसरण क्रिया के अंतर्गत आती है। इसी आधार पर ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर है राइट आंसर, की O2 का लेना और CO2 का निर्मुक्त करना कौन सी भौतिक क्रिया है, तो विसरण की भौतिक क्रिया के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 33वां, कि मनुष्य में श्वसन तंत्र की तुलना में पौधे के किस भाग से की जा सकती है, ठीक है। तो मनुष्य में श्वसन तंत्र की तुलना पौधे के किस भाग से की जा सकती है, तो हम श्वास लेते हैं फेफड़ों के द्वारा, तो उसी प्रकार जो पौधा है वो किसके द्वारा सांस लेता है, ये हमसे पूछा गया है, क्योंकि यही बोल रहे हैं ना, देखो श्वसन तंत्र मतलब मनुष्य में हो रहा है, मनुष्य में श्वसन तंत्र, तो उस प्रकार तुलना कर रहे हैं। तो पौधे के किस भाग में श्वसन की क्रिया होती है, तो रंध्रों में होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और रंध्र को ही इस इंग्लिश में क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है। तो आपको एग्जाम में स्टोमेटा मिल सकता है रंध्र की जगह। तो रंध्र के द्वारा ही O2 को, जो पौधा है रंध्र के द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा ही CO2 को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन छोड़ता है कौन, पौधा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार हम फेफड़ों के द्वारा सांस ले रहे हैं उसी प्रकार जो रंध्र के द्वारा सांस लेता है कौन, तो पौधा। अगला क्वेश्चन है 34वें नंबर का, कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन अवस्थर, ठीक है, अवस्थर में ऑक्सीकरणीय भंजन की परिणत निम्न की अवमुक्ति के रूप में होती है, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या बोला है अपनी सामान्य भाषा में, कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया है कि जब ऑक्सीजन ना हो तब क्या बनेगा उत्पाद के रूप में, ये हमसे पूछा गया है। तो हम इतना जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का निर्माण होता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति बोला है ना, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन क्रिया के दौरान क्या बनता है ये पूछा गया है। तो हम ये जानते हैं कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल बनता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा भी बनती है, परंतु यहाँ ऊर्जा ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हम 4th ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनती है। तो यहाँ पर ऊर्जा तो किसी में भी नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और
जल। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 35वें नंबर का। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ये सॉरी अभी अपन ने क्या कर लिया था, अनुपस्थित पढ़ लिया था, बाकी यहाँ है 35वें नंबर में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में मांसपेशियों में ग्लूकोज चयापचय के उत्पाद को चुनिए। तो हम ये जान रहे हैं कि जब ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है तो क्या बनता है, ये हमसे पूछा गया है। तो जब हम, आप भी जानते होंगे कि जब हम रनिंग करने जाते हैं, ठीक है, रनिंग करने जाते हैं या हार्ड वर्क करने जाते हैं तो हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल जम जाता है, मतलब वहाँ ऑक्सीजन की क्या हो जाती है, अनुपस्थिति हो जाती है। तो जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36वां कि श्वसन प्रक्रिया में वायु का कौन सा घटक उपयोग में लाया जाता है। तो श्वसन की प्रक्रिया में वायु का कौन सा घटक, मतलब हम जब श्वसन कर रहे हैं, मनुष्य श्वसन कर रहा है तो कौन सा घटक वायु का यूज़ कर रहा है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। और ये देखो MPSI में आया हुआ क्वेश्चन है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इतने बड़े एग्जाम में भी ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो श्वसन क्रिया के दौरान हम वायु के कौन से घटक का यूज़ कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का यूज़ कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पर क्या है, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर का कि हमारी मांसपेशी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन, देखो अब यहाँ पर क्या बोल रहा है, अवायवीय श्वसन मतलब यहाँ पर वायु की उपस्थिति कम है, ठीक है। तो हमारी मांसपेशी कोशिकाएं अवायवीय श्वसन इसका उत्पादन करेगी। तो जब अवायवीय श्वसन होगा तो किसका उत्पादन होगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जब अवायवीय श्वसन होता है तो केवल और केवल क्या बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्योंकि देखोगे तो पहला ऑप्शन में लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन डाइऑक्साइड कभी भी नहीं बनता है, ऑक्सीजन भी यहाँ पर नहीं बनेगा और एल्कोहल भी नहीं बनेगा। तो केवल और केवल लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है किसमें, अवायवीय श्वसन में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है यहाँ पर क्या, राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 38वें नंबर का कि रंध्र का खुलना और बंद होने का कारण है, ठीक है। तो रंध्र मतलब बात हो रही किसकी, स्टोमेटा की। तो पत्तियों में स्टोमेटा पाया जाता है, तो स्टोमेटा का खुलना और बंद होने का कारण क्या है, यह हमसे पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा राइट आंसर, रक्षक कोशिकाओं में स्फीति दाब में परिवर्तन, ठीक है। तो देखो रंध्र का खुलना और बंद होना, अब यहाँ पर देखो कैसे आप आंसर लगा सकते थे। स्फीति दाब का मतलब होता है कि आप ये जानते हैं कि जो पौधे होते हैं वो CO2 ग्रहण करते हैं, CO2 ग्रहण करते हैं। तो जब CO2 इन्होंने ज़्यादा मात्रा में ग्रहण कर लेंगे तो अंदर का दाब बढ़ जाएगा, इसलिए स्टोमेटा को फिर खुलना पड़ेगा और वहाँ से ऑक्सीजन का निर्मोचित कर देगा या बाहर निकाल देगा, ठीक है। तो दाब में परिवर्तन आने के कारण ही रंध्र का खुलना और बंद होना होता है। इस आधार पर भी आप आंसर लगा सकते हैं कि रक्षक कोशिका में स्फीति दाब का परिवर्तन के कारण खुलना और बंद होना होता है। और रंध्र मीन्स हो जाएगा स्टोमेटा, जो कि पौधों में पत्तियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 39वें नंबर का कि अंतः श्वसन के दौरान, ठीक है, अंतः श्वसन के दौरान फेफड़ों हवा से भर जाते हैं क्योंकि। तो देखो हम अंतः श्वसन, जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो फेफड़े हवा से क्यों भर जाते हैं, ये यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि पसलियों में ऊर्ध्वमुखी और बाह्य गति, डायफ्राम में अधोमुख गति होती है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अंतः श्वसन के दौरान फेफड़े हवा से भर जाते हैं क्योंकि क्या होता है, पसलियों में ऊर्ध्वमुखी और बाह्य गति तथा डायफ्राम में अधोमुख गति होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 नंबर का, ठीक है, 40वें नंबर का कि भारी व्यायाम के दौरान श्वसन दर में वृद्धि होती है। मतलब जब अधिक कसरत या व्यायाम कर लेते हैं, हम योग कर लेते, योग नहीं है ना, व्यायाम मतलब हो जाएगा एक्सरसाइज करना। तो भारी एक्सरसाइज के दौरान श्वसन दर में वृद्धि हो जाती है, किस कारण से हो जाती है, ठीक है। तो ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर कि अधिक ऑक्सीजन लेने के कारण क्या हो जाएगा, तो श्वसन दर में वृद्धि हो जाती है, हम अधिक तेजी से श्वास लेने लगते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ यहाँ पर है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 41वें नंबर का, ठीक है। तो 41वें नंबर का क्वेश्चन है कि अवायु श्वसन, ठीक है, अवायु श्वसन को इसके द्वारा भी संदर्भित किया जाता है। अवायु श्वसन का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या है, अनुपस्थिति है। तो अवायु श्वसन के दौरान इसके द्वारा भी संदर्भित किया जा सकता है। तो अवायु श्वसन को किसके द्वारा संदर्भित किया जा सकता है, वो हमसे पूछा गया है, तो किण्वन के द्वारा। तो आपने देखा होगा कि जब हम गुलाब जामुन या जलेबी वगैरह बनाते हैं तो उसमें हल्का सा खांड सोडा डाल देते हैं। कौन सी क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया, और उसे ढककर रख दिया जाता है। तो ढककर रख दिया जाता है मतलब उसमें कौन सी क्रिया हो रही है, अवायवीय श्वसन की क्रिया हो रही है, मतलब वायु वहाँ अनुपस्थित है। अगला क्वेश्चन है 42वें नंबर का
कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवर फेफड़ों के माध्यम से श्वास लेता है। तो आप खुद जानते हैं कि फेफड़ों के माध्यम से, देखो यहाँ पर कौन श्वास लेता है, तो डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है एक स्तनधारी के अंतर्गत आता है, ठीक है। स्तनधारी समुद्री जीव है कौन, डॉल्फिन, जो कि फेफड़ों के माध्यम से श्वास लेती है। आपने देखा होगा डॉल्फिन हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी से निकलकर ऊपर आती है, ठीक है। मतलब इस प्रकार से गति करती है डॉल्फिन, क्योंकि जैसे ऊपर आती है तो वो क्या करती है, फेफड़ों से श्वास लेती है। तो कौन, डॉल्फिन, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, हमने ये पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। अब करिए क्या कि आपने ये क्वेश्चन लगा लिए हैं, आपको पता चल चुका है किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो जो ये चैप्टर है पूरा का पूरा, ठीक है, इस चैप्टर को आप पढ़ लीजिए और फिर से एक बार क्वेश्चन लगा लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर शेयर और लाइक जरूर करें, और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब भी करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।